Good morning to all of you. Now the exercise 4.1, question number 4. If A equal to, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then show that 3A डिटर्मिनेंट 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट A। बच्चों, आपको मैंने इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर प्रोवाइड किए थे। आप उन लेक्चर को अगर आपने ढंग से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेन डायगोनल है और उसके नीचे के या ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हैं, यहाँ पर नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, और ये भी मैंने साथ में बोला था कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 आएगा। ये मैंने आपको ऐसे ही केवल देख के ही आपको बता दिया, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से पढ़ा था और आपको बताया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने एक और फार्मूला आपको बताया था, डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू, ये किस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 का है। तो इसका मतलब है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 का पावर 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट के a लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a। प्रॉपर्टी होती है। तो k क्या है, k की वैल्यू क्या है आपकी, 3 है स्केलर। तो 3 क्यूब डिटर्मिनेंट a यानी कि 27 डिटर्मिनेंट a। ये आपका प्रूफ हो गया बाय दिस प्रॉपर्टी। ये तो मैंने प्रॉपर्टी से आपको शो किया। अगर आपको इसको इवेल्युएट करके शो करना है तो भी आपको मैं इसका एक तरीका समझा दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहां 3a लिखा है, यानी कि सारे एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये 3 0 3, फिर 0 3 6, फिर 0 0 3 4 जा 12। अब अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो खैर मुझे इसकी वैल्यू मालूम है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपका, 12 3 जा 36, 12 9 जा 108। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 108 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वही हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे 108। अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या बताया था आपको, अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू बताया था 4। तो अगर आप राइट हैंड साइड को लेकर प्रूफ करते हैं तो भी आपका आंसर 27 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी आपकी, 4 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। बिल्कुल सही आंसर हमारा आंसर आ रहा है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई आप इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी से ना करके इसको इवेल्युएट करके दिखाइए, तो मैं आपको इवेल्युएट करके भी समझा दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चे कहते हैं कि सर आप किसी और तरीके से करते हैं, हम लोग किसी और तरीके से करते हैं। होता क्या है कि डिटर्मिनेंट का अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो देखिए होता क्या है कि अगर आपका पास टाइम कम है और वो मार्क्स भी कम है, बहुत कम मार्क्स का आपका डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, और उसमें लिखा हुआ है कि उसमें कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि आपको एक्सपेंड करना है या विदाउट एक्सपेंड करना है। तो अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में एकदम से कोई क्या कहते हैं ट्रिक नहीं आ रही है, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंड करना मैंने ऑर्डर 3 का आपको मैट्रिक्स समझाया था, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे 3 लिखेंगे। मेरी आदत है मैं हमेशा रो वाइज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर फायदा है कॉलम वाइज करने का, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जब आप कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये सब बातें जो है समझ में आने लगेंगी कि यहाँ पर फायदा जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि कॉलम वाइज भी एक्सपेंड हो सकता है और रो वाइज भी। तो जहाँ पे आपके ज़्यादा जीरो हैं, आप उसी रो या उसी कॉलम को आप उठा लीजिए और उसी के अलॉन्ग जो है एक्सपेंड कर दीजिए। अब जैसे ये 3 उठाया मैंने, तो 12 3 जा 36 माइनस 6 इंटू 0 0, ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 0। खैर मुझे यहाँ लिखना नहीं चाहिए, मैं समझा दे रहा हूँ। ये गायब क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो भी 0 आएगा, और वैसे भी बाहर 0 है तो 0 आना ही आना है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए 0 माइनस 9, अब ये तो 0 होना ही होना है, ये भी 0 होना ही होना है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 9 प्लस 1 10, बिल्कुल सही आ रहा है 108। आपने प्रॉपर्टी से भी निकाल लिया। अब वो कह रहा है इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। ये तो मैंने डिटर्मिनेंट 3a लिखा था, ये मैंने क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट 3a लिखा था। अब मैं केवल डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिल्कुल यहाँ पे भी मैं वही काम करूँगा। मैं जो है C1 के अलॉन्ग मैं एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंड अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग मैं एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि मेरा फायदा है इसमें, क्योंकि 2 बार 0 लिखा हुआ है तो मेरी मेहनत जो है कम लगेगी। ऐसे ही धीरे धीरे कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा कि किसमें क्या चीज़ लगानी है। और वरना तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमें एक्सपेंड करना आता है, एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ कि अगर जहाँ जहाँ ज़्यादा 0 इन्वॉल्व हैं, अगर यहाँ पे 0 इन्वॉल्व होगा तो आपको अंदर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अंदर के एलिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाहर 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे इस तरीके से कि किस तरीके से इवेल्युएट होता है। अब मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा मैंने। अब आपने क्या काम किया, 4 इंटू 1 किया 4 आया, माइनस का 0 इंटू 2 किया 0 आया, फिर माइनस 0 लिखा। यहाँ पर भी मैं C1 के ही अलॉन्ग कर रहा हूँ, 0 लिखा, 0 इंटू 4 0, माइनस का 0 इंटू 1 0। हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए ये लिखा 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 1 1। खैर ये भी ज़रूरत नहीं है। ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब आगे क्या लिखा हुआ 27 इंटू 4 किया तो आपका 108 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को समझा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी से पहले समझाया, फिर मैंने कहा अगर प्रॉपर्टी वाली बात दिमाग में नहीं आई तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट को करने का तरीका आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपेंड कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये वाली बात नहीं आई, आप कहें सर मैंने तो C1 के अलॉन्ग नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने जिसके अलॉन्ग किया होगा तो भी आंसर आपका 108 आएगा। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9 फाइंड डिटर्मिनेंट ए। अब मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरा क्वेश्चन 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो कोई बात नहीं, आप क्या काम करिए, इसको R1 के अलॉन्ग या C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो आंसर 6 देखते हैं, मैं यही काम करूँगा आंसर 6 में। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, पहले मैं मेरी आदत है मैं R1 के थ्रू करता हूँ। 1 लिखा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस 9 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस 12 आएगा, फिर माइनस 1, प्लस माइनस प्लस होता है, आपको समझाया था, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है।
ये किया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -18, फिर माइनस फार्मूले का माइनस का 15 प्लस ये -2 बार आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 5 × 1 5। एक बार चेक भी कर लीजिए, -9 -12 सही आ रहा है। फिर एक बार इसको इसके थ्रू देखिए, -18 -15 सही आ रहा है। फिर आपने ये देखा 4 2 जा 8 8 -5 सही आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 - 9 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये क्या हो गया आपका 8 - 5 3 माइनस का 6, ये कर दिया आपने, कितना आ गया 0 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों कि अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर कैसे किया। अब कुछ लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 बनाने के लिए वो क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 में R2 - 2R1 कर सकते हैं, R3 में R3 - 5R1 कर सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा, मैंने आपसे बोला कि कुछ बच्चे ऑपरेशन लगा करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर आप इस टाइप से कुछ कर रहे हैं तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर क्वेश्चन आपका कम मार्क का है और आपसे कुछ नहीं लिखा गया है तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब इसमें कोई 0 तो मुझे यहाँ पे लिखा नहीं था, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और वरना अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर 8। इफ अब अभी तक आपने जो मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट था, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगर आप ये ऑर्डर कितना था 3 × 3 का था, अब आपका सेकेंड ऑर्डर का है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सिखाया था। अब ये ऑर्डर 2 का है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो x² माइनस का 36 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 36 माइनस का 36, अब ये 0 हो गया, ये आप इधर ले आएंगे, x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू ±6, इसका आंसर आ जाएगा +6। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, ABCD AD - BC मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी AD - BC किया और सॉल्व करके आंसर कितना आ गया आपका +6 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अपने लेक्चर में। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है आपको, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब थोड़ा सा, अब इसमें नंबर जो है काफ़ी बड़े हैं, ये वाले क्वेश्चन में नंबर छोटे थे, इसमें नंबर छोटे थे, इसमें नंबर बड़े बड़े हैं। तो आप देखिए कहीं कोई इसमें ट्रिक तो नहीं लग रही है, और बाई चांस आपके दिमाग में नहीं बात आई तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। एक्सपेंड R1 के अलोंग कर सकते हैं, C1 के अलोंग, किसी के भी अलोंग आप रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दिमाग में, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पर भी आप इस ट्रिक को यूज़ करके इसका इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे आसान चीज़ दिख रही है, देखिए यहाँ पे 102 को आप 6 × 17 लिख सकते हैं, 18 को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 3, और 36 को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 6। बाकी ऐसे ही लिख दीजिए 1 3 4 और 17 3 6। अब आप इस 6 को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप इस 6 को कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 17 3 6 1 3 4 एंड 17 3 6। अब आप देखिए इसमें कोई दो रो, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में, अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई दो रो और कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। अगर मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट, ये आपका ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर दो रो 1736 और 1736 जो है वो आइडेंटिकल है, और यहाँ पर 6 मैंने आराम से कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। अगर 6 हर एक रो में होता तो मैं यहाँ से भी 6 लेता, यहाँ से भी 6 लेता, यहाँ से भी 6 लेता। कॉमन आप रो वाइज भी ले सकते हो, कॉमन कॉलम वाइज भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेप कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। दो रो या दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए तो आपने उसका आंसर क्या बताया, मैंने आपको पढ़ाया था, उसका आंसर क्या आएगा, उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 10 देखिए, शो दैट ए बी सी डिटर्मिनेंट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रो कोई दो टर्म्स को ऐड करके बन रही है तो आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको इस प्रॉपर्टी को अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ाया है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है आपको रो में या कॉलम में जो दो एलिमेंट को मिल के बन रहा है तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका स्प्लिट कैसे होगा, एग्जाम्पल 10 ध्यान से देखिएगा, मैं इसको किस तरीके से स्प्लिट करूंगा। ए बी सी ऐसे ही लिखेंगे यहां पर भी, और यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी यहां पर भी ऐसे लिखेंगे। यहां पे क्या होगा, 2x 2y 2z 2x 2y 2z। फिर इसी तरीके से x y z x y z x y z। अब ये दो रो आपकी आइडेंटिकल हो गई तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पे 2 कॉमन लीजिए, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो आपका ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यहां पर भी कोई दो रो आपके आइडेंटिकल हो गई तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 + 0 यानी कि 0 आएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं उसी को ही इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो मैंने, आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सीखे वो सब एक तरीके से, या एक तो मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखाया, कुछ बातें मैंने आपको बताई कि अगर डिटर्मिनेंट में 0 ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है समझ में तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। लेकिन वो काम तब करिएगा अगर पहले ये कोशिश करिए कि उसको आसान कैसे किया जाए, उसका कैलकुलेशन कैसे ईजी किया जाए। अगर आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मुझे समझाना था इसीलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में शामिल किया। प्रूव दैट, आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है इक्वल टू a³। अब की बार आपको बहुत सारे टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसको स्प्लिट करना आसान नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए यहां पर आ रहा है 1, समझ लीजिए यहां 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर इस डिटर्मिनेंट में जितने ज़्यादा 0 इन्वॉल्व होंगे उतना ही ये आसान होगा सॉल्व करना। तो मुझे आराम से यहाँ और यहाँ 0 दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यही बता देता हूँ मैं आपको, अगर मैं R2 में R2 - 2R1 कर दूं तो मेरा यहाँ 0 बन जाएगा। इसी तरीके से R3 में R3 - 3R1 कर दूं तो भी मेरा यहाँ आसानी से 0 बन जाएगा। और फिर मैं देखूंगा कि थोड़ा सिंपल करके फिर मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, यानी एक्सपेंड तो हमारे पास लास्ट आप कह सकते हैं हथियार है कि आप आसानी से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो आप देखिए कि थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा इजी करने के बाद हम क्वेश्चन को जो है एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं, देखते हैं। अब ये क्या आएगा, ये ऊपर तो कोई मैंने किया नहीं है, a + b a + b + c, यहाँ पे 0 आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे क्या होगा, 2a + 2b 2a + 2b, तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा और 3a - का 2a, यहाँ a आएगा बच्चों।
यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2c कट जाएगा, क्या आएगा b, 2a प्लस b आएगा आपका, 2a प्लस b, 2a प्लस b लिख दीजिए। अब यहां क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, यहां पे 0 सेट हो गया। मैंने कहा जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना ही ज्यादा आपको कैलकुलेशन आसान होगा। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस 3b, तो 3b कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3a। यहां पर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कट जाएगा, ये आएगा 3b और यहां पर आएगा 7a, आपका ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं जो ऑपरेशन लगाया है दोनों में मैंने लगा दिया, R2 में भी लगा दिया और R3 में भी लगा दिया। a प्लस b प्लस c, 0a 2a प्लस b और 0 3a 7a प्लस 3b। अब कुछ लोग चाहें तो यहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा, तो भी आपका आंसर a क्यूब के इक्वल ही आएगा। अब मुझे इसमें एक और स्टेप दिख रहा है, अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो यहां 0 बन जाएगा, और फिर उसके बाद मैं एक्सपेंड कर दूं, यानी थोड़ा सा स्टेप को और सिंपल करने के बाद एक्सपेंड कर दूं मैं अगर, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, उस स्टेप को भी देख लेते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने R3 में R3 माइनस 3R2 किया, बाकी को ऐसे लिख लीजिए a प्लस b प्लस c, फिर 0 a 2a प्लस b। अब मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटा दिया तो 0 आएगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें से घटा दिया 0 आएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7a माइनस का 6a a आएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहां पे 3b माइनस b ये आपका आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैं खैर इसका आंसर तुरंत आपको समझा सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा था मेन डायगोनल के नीचे या ऊपर अगर 0 है और ये एलिमेंट आपके 0 नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल, तो इसका आंसर a क्यूब आएगा, पक्का हो गया हमारा, बिल्कुल सही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई तो आप C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, अलॉन्ग एक्सपेंड अलॉन्ग C1। तो यहां लिखा आपने, यहां पे लिखा a, अब आप क्या करेंगे, ये लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू दिस 0, फिर माइनस का a प्लस बी लिखेंगे आप, सॉरी यहां पर मैं C1 के अलॉन्ग कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा, यहां पे मैं C1 के अलॉन्ग कर रहा हूं तो यहां इसके ये 0 आएगा यहां पे। खैर अब अंदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझा दे रहा हूं, खैर जरूरत नहीं है 0 ही आना है आंसर, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा a प्लस बी माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 आएगा, फिर प्लस 0 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा a प्लस बी और 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस सी। खैर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बाहर 0 लगाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, प्रॉपर्टी से भी समझा दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन को, और मैंने आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी आपको समझा दिया। तो देखिए ध्यान से, अब बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए आप इसको एक्सपेंड करते हैं क्वेश्चन को देखते ही, तो आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर जरूर आएगा, और कोई नंबर काट भी नहीं सकता आपके, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगे आपको तो थोड़ा सा देखिए कि अगर वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए, सिंपल करने के बाद आप उस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये सब धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप अपने आप खुद उसमें ट्रिक लगाएंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे ईजी होगा, तो ये धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 12 यानी आंसर 12,
विदाउट एक्सपेंडिंग। अब की बार तो उसने साफ साफ बोल दिया कि आपको एक्सपेंड करना ही नहीं है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको केवल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 कर दूं, R1 में जो भी काम करना है रो में करना है R1 प्लस R2, तो आप देखिए ध्यान से, R1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। बाकी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, जेड एक्स 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। दो रो आपकी आइडेंटिकल हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें साफ साफ लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अब आपको खुद ही देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर ट्रिक लग रही होगी। अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को केवल देख के ही आप पहचान लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें मैंने देखा कि इन दोनों को ऐड करके ये एक रो आपकी सेम आ रही है, तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया, और ये दो रो आपकी आइडेंटिकल हो गई, और इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये धीरे धीरे अब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें ट्रिक लगानी है या थोड़ा सा सॉल्व करके एक्सपेंड करना है या डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। सी एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है इक्वल टू 4abc। सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत आता है। ये क्वेश्चन आप कोई कंपटीशन देंगे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत आता है। इसको आप, इस रिजल्ट को याद कर लीजिए आप, लेकिन साथ में क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, एक्सपेंड अलोंग R1 या एक्सपेंड अलोंग C1। लेकिन थोड़ा कोशिश करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लिया जाए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके फिर एक्सपेंड कर देते हैं। तो मुझे इसमें एक बात समझ में आ रही है, इसमें अगर मैं R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दूं तो मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 0 आएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट में कहीं, जैसे यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं 1 2 जगह 2 3 जगह 0 आ जाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो मैंने देखा कि कोशिश करता हूँ मैं अगर ऐसे काम करने की, इसमें से इन दोनों को आप ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ देखिए, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। अब ये वाला एलिमेंट आपको लिखना है, यहाँ वाला एलिमेंट लिखना है आपको। तो a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, a से a कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस का 2c आ गया, यहाँ माइनस का 2c लिख दिया। बिल्कुल ऐसे यहाँ आ जाइए, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल होगा, माइनस का 2b आ जाएगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा इजी हुआ, बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए किसी के भी अलोंग कर देते हैं, चाहे इसके अलोंग कर दें चाहे इसके अलोंग कर दें। चलिए इसके अलोंग कर देते हैं, C1 के अलोंग कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1। जिसके अलोंग करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 0 लिखा आपने। अब खैर 0 ही आएगा इसका आंसर, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, c प्लस ए इंटू ए प्लस बी। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 लगा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की मल्टीप्लाई कौन से एलिमेंट से होती है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस बी आएगा, माइनस बी लिख दिया आपने। अब की बार इसको, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस 2c ए प्लस बी, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, उसके बाद माइनस 2bc, माइनस का 2bc, ये आ गया।
अब आप इसको लिखेंगे प्लस सी, ये लिखा आपने, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस का 2bc, माइनस का 2bc आएगा, फिर माइनस फार्मूले का, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2bc और माइनस का 2ba, माइनस का 2bc और माइनस का 2ba, ये तो पक्का जीरो हो गया, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें कोशिश की जाए, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, माइनस बी अपना अलग आ गया, ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का 2ac, माइनस का 2cb और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2bc, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया कि आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 2abc आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस c, यहाँ पे करते हैं, माइनस का 2bc लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2bc, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ba, ये और ये तो कैंसिल हो गया, और ये आपको क्या आ गया, 2abc आ गया। अब आपने इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 4abc आ गया, जो आपका आ रहा था। तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चन आसान है, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं ऐसा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको अगर डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो यहाँ तो हमको एक्सपेंड करना ही नहीं था। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड कर सकते हैं तो आप वहाँ पर ऐसा काम करिएगा। थैंक यू।